सबसे पहले मैं राजेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम मेरी बात सुनी और एक अच्छा सवाल किया कि एक्साइज ड्यूटी के बारे में उन्होंने पूछा कि कुछ बताइए, जबकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो 9.48 से 2014 में था, वो आज 32.90 हो गई। तो ऐसा क्यों और ये एक तरफा और इतनी तेजी से बढ़त क्यों की गई? तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हम वेरीफाई करते हैं कि क्या कंडीशंस है ऐसी कि नहीं। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया न्यूज, मिंट और न जाने कितने ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो सेम लाइन पंच करते हैं जो राजेंद्र शाह जी ने उठाया है अपने क्वेश्चंस में। तो अगर ये बात सही नहीं है तो इतने न्यूज़पेपर्स क्यों चिल्ला रहे हैं इस बात? तो कुछ न कुछ तो लगता है कि सही है। तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि एक्साइज ड्यूटी है क्या, पहले हम एक एग्जाम्पल आराम से देख लेते हैं ताकि इसे हम समझ लें आसानी से, और हम एक्यूरेट वही डाटा यूज करेंगे जो इस सवाल में श्री राजेंद्र जी ने पूछा। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज जो बताती है कि सितंबर 2013 में तेल के दाम सबसे ज्यादा थे, 74 रुपए 10 पैसे। और कंट्री इकोनॉमिक्स.com ये बताती है कि उस समय डॉलर की कीमत भी बहुत ज्यादा थी और इंटरनेशनल मार्केट में 111.60 डॉलर में एक बैरल तेल मिल रहा था। और जब हम डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करेंगे तो उस समय $1 की कीमत 62 रुपीस के आसपास थी। अब अगर 111.5 डॉलर को अगर 62.5 से अगर गुणा करते हैं तो ये 6,968 रुपए 75 पैसे के आसपास पड़ता है, यानी इतने का एक बैरल तेल। और इसे 159 से डिवाइड करने पर तकरीबन 43 रुपीस एंड 82 पैसे का 1 लीटर तेल, और इसे 44 अगर मान लिया जाए 44 रुपीस, तो हम ध्यान से जरा सा इस चीज को अगर हम देखें तो 74 रुपए का पेट्रोल जो कि 2013 में मिल रहा था, जिसमें से 44 रुपए उसकी खरीद है। तो अगर 44 रुपए खरीद है और उस समय एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लग रही थी, तो 44 में 10 अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 54, और इसके बाद जो है टोटल अगर इसे 74 से घटाते हैं तो 20 रुपए बचता है। अब ये 20 रुपए कहाँ गए? तो सबसे पहले किसी को भी ये समझने के लिए कि गवर्नमेंट प्रॉफिट में है या लॉस में है या समस्या है या क्या है, उसके लिए सबसे पहले सोचने की बात ये है, एक्यूरेट कैलकुलेशन के बाद भी ये 20 रुपए गायब है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत है? चलिए इसे याद करके रखिएगा। अब हम एक दूसरा डाटा देखते हैं। मेरे पास नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है 16 फरवरी सन 2021 की, और आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 32 रुपए 10 पैसे का पेट्रोल डीलर को मिलता है, और इसको जब एक्साइज ड्यूटी इस पर 32 रुपए 90 पैसे लगता है, जो कि आज की डेट में एकदम करेक्ट है, और उसके बाद ये 3 रुपए 68 पैसे डीलर के कमीशन को जोड़ने के बाद ये वैट इंक्लूड करते हैं 20 रुपए 61 पैसे, और तब जाके ये लगभग 89 रुपए का तेल होता है। तो 20 रुपए 61 पैसे यानी तकरीबन 21 रुपए है क्या? तो एक बात समझ में आती है कि विदेशों से पहले कच्चा माल मंगवाती है, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, लाने का काम उनका, उसके बाद रिफाइनरीज वगैरह सारा कुछ सेटअप वगैरह सारा कुछ व्यवस्था वो की है, तेल निकलवाने का काम वो कर रहे हैं, और वो 32 रुपए 90 पैसे ले रहे हैं। पर 21 रुपए 80 पैसे के आसपास ये स्टेट गवर्नमेंट किस लिए ले रहा है, ये सोच के देखिए। इसे भी थोड़ा सा रोक के रखिएगा। अब जरा सा हम 2016-17 के यूनियन बजट का एनेक्सर 6E देख लेते हैं, और जिसमें 2013-14 में 1,34,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड का पैसा चुकाने की बात की गई है। अगर हम ध्यान से समझें कि 44 रुपए का तेल पे 10 रुपए का प्रॉफिट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको आराम से मार्केट में निकाल दी, तो उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये 1,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज आया कहां से? अभी 2021-22 का बजट भी आपके सामने है, जो बताता है कि इस साल भी हमें 1,20,000 करोड़ रुपए जो है ऑयल बॉन्ड के चुकाने हैं।
जरा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, आप एफडी करेंगे तो आनंद का विषय ये है कि आपको जो है 5% या 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और यहाँ 8% का इंटरेस्ट रेट जो है ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर ऑयल कंपनीज को दिया जा रहा है। तो जरा सोच के देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या क्या चीजें लोगों ने एकदम बिल्कुल नजरअंदाज करके इतने हाई इंटरेस्ट पर पैसे लिए। हाँ, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो 2021 में बॉन्ड पूरी हो रही है वो पैसा 2011 में लिया गया है। 2023 का बॉन्ड जो पूरा हो रहा है उसका पैसा 2013 में लिया गया। ये 10-10 साल का डिफरेंस होता है। 10 साल के लिए नॉर्मली ये बॉन्ड लिए जाते हैं और साल के अंत में इसको या बीच बीच में भी इसको चुकाते चुकाते लास्ट तक उसको कंप्लीट करना होता है। तो जरा सोच के देखिए कि ऐसा क्या था जब इतनी प्रॉफिट चल रही थी और अचानक से इतना पैसा बढ़ा दिए। तो ये एक्सेस प्रॉफिट करने की क्या जरूरत थी जब पहले भी तो प्रॉफिट ले रहे थे 10 रुपए 12 रुपए बढ़ा के टैक्स। अब इस सवाल को भी वहीं छोड़ के रखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक डाटा है जो यूनियन बजट 2021-22 का है, जो बताता है कि 31 मार्च सन 2021 तक देश में जो लिया गया कर्ज है वो 121 लाख करोड़ का, और 31 मार्च 2022 तक ये 135 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। ये कर्ज कौन चुकाएगा और इसके लिए कहां से नीतियां बनेंगी, ये सोच के देखने की बात है। आगे रही बात एक्साइज ड्यूटी की, तो एक्साइज ड्यूटी का एक अपना इतिहास है। आप वीडियो को पुश करके इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो वास्तविक प्रश्न था उसकी। अगर सही तरीके से वास्तविक प्रश्न को देखें तो उसका जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में ही देख दिया था, अगर ध्यान से देखें। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इससे अलग बात करना चाहें तो हमारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एक्साइज ड्यूटी पे होता है, ना कि वैट पर। और हम वैट पे ध्यान नहीं देते कि आखिर वैट किस हिसाब से लिया जा रहा है। हम हमेशा एक्साइज ड्यूटी को ध्यान देते हैं, और चूंकि एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी बहुत से काम एक्साइज ड्यूटी के, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब PRSindia.org की एक न्यूज़ पे ध्यान देते हैं जिसने एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट लॉ 2020 जून 2021 में जारी किया है। रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है उसका एक प्रतिशत है जो स्टेट को ट्रांसफर करती है, और कहीं कहीं ये 80% हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो डीजल पेट्रोल के मामले में अभी तक जितना मुझे पता चला है ये 40% के आसपास टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये वापस किया जाता है। अब अगर 32 रुपए 90 पैसे का 40% निकाला जाए तो ये लगभग 13 रुपए 16 पैसे होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से स्टेट गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है। अगर इसको सही कैलकुलेट करें और इसे 32 रुपए 90 पैसे में से घटा दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा 19 रुपए 74 पैसे है आज की डेट में, और स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा 34 रुपए 66 पैसे है अगर हम 16 फरवरी सन 2021 के नवभारत टाइम्स के डाटा के हिसाब से चलें तो मेरा और आपका सवाल एक्साइज ड्यूटी ना होके बल्कि वैट होना चाहिए, और वैट के साथ जो एक्साइज ड्यूटी का वो पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को वापस मिलता है वो होना चाहिए। असल में हम टारगेटिव होते हैं, इसलिए हम ये सारे कैलकुलेशन छोड़ के एक पर्टिकुलर टारगेट 3290 देख लिया और चल दिए उसके पीछे पीछे। इसके अलावा मेरे पास सन 2012-13 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टैटिस्टिक्स है, जो कि बताती है कि किन किन प्रदेशों में किस किस जगह जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है, एज वेल एज पेट्रोलियम की खोज चल रही है। ये सारी चीजों का कास्ट आता कहाँ से? ये सारी चीजों का कास्ट उसी डीजल पेट्रोल से आता है। ये एक्साइज ड्यूटी ही है इन सारी चीजों को बरो करती है, और उसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ रही हैं, ये सारे के सारे का खर्च जो है ये यही डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कवर करती है। पर जरा हम ध्यान से सोचें कि इन सब में स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो 17 रुपए लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इतना काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट 32 रुपए लेके कोई काम नहीं कर रही, या ये कहें कि मुझे पता नहीं है कि काम नहीं कर रही, ये आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि डीजल पेट्रोल की हाइक जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से। वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी बैठा हो, पर आज की डेट में अगर वाकई में अगर कोई दोषी है तो स्टेट गवर्नमेंट है। वाकई में अगर किसी से सवाल पूछना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना सिर्फ आगे के काम करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, बल्कि उन्हें लगातार सर्वे और बाकी सारी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, और उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट का इतना कर्ज है कि उसे चुकाने के लिए वो करे क्या। और कोई गाइडलाइन नहीं,
कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सस्ता पेट्रोल के नाम पर पेट्रोल दिया गया। आज एक आंकड़ा और देखते हैं जो मेरा दिमाग कहता है कि एक आंकड़ा जो कि 2004 से लेके 2014 तक बढ़े हुए तेल के कीमतों की देखते हैं और 2014 से आज तक के बढ़े कीमतों को देखते हैं। तो 2003 में 32 रुपए पेट्रोल की कीमत थी जो कि 2014 में बढ़ के 71 रुपए हो गई। अगर ध्यान से समझें तो ये 2 गुना से भी 7 रुपए ज्यादा पर लीटर पेट्रोल पर पड़ता है। और अब अगर 2014 से आज तक के आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो 70 रुपए का तेल 2014 में और आज जो है अगर 100 रुपए है तो ये कितना बढ़ा, ये सोच के देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उसी तरीके से एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है। जो 2014 में 58 रुपए पर डॉलर था वो आज की डेट में 74 रुपए पर डॉलर हो गया। पर उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में कितना वृद्धि हुई ये आप देख लीजिए। तो कंडीशंस ये है कि हमें कर्जा चुकाना है, नंबर 1। उसके बाद हमें नए नए रिसर्च करने हैं, नंबर 2। हमें नई नई जगह की खोज भी करनी है, नंबर 3। इंटरेस्ट देना है, नंबर 4। पेट्रोल को सस्ता भी कर देना है, नंबर 5। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अपने वैट को कम करना नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी ले रही है उसका भी एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर रही है लाइबिलिटी के कारण। अब कंडीशंस ये है कि इतने के बावजूद क्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट पे है ना कि स्टेट गवर्नमेंट पे। तो सोचने की बात यह है कि असली दोषी कौन है। आप भी सोचिए और मुझे भी बताइए।